माँ, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि इतने बड़े घर के लोग मेरे लिए रिश्ता लेकर आए। हम इतने गरीब हैं, फिर भी वो लोग हमारे घर क्यों आए माँ? अब बेटा ये तो वही लोग जाने। देख, घर परिवार बहुत बड़ा है, लड़का भी अच्छा कमाता है, इसलिए मैंने तेरी शादी के लिए हाँ कर दी। तू तो जानती है, जब से तेरे पापा हमें छोड़कर गए हैं तब से हम लोगों का जीना मुश्किल हो रखा है। कभी ये दुनिया हमें चैन से रहने नहीं देती, तो कभी हमारे अपने ही हमें नीचा दिखाते हैं। अब ऐसे में तेरे लिए इतना बढ़िया रिश्ता आया है तो मैं उसे मना नहीं करना चाहती मेरी बच्ची। वो सब तो ठीक है माँ, लेकिन आपने लड़के की उम्र देखी है? अरे वो लड़का मुझसे पूरे 10 साल बड़ा है। भला मैं इतने बड़े आदमी से शादी कैसे कर सकती हूँ? मैं जानती हूँ कि वो तुझसे 10 साल बड़ा है, पर बेटा अगर तूने उससे शादी कर ली तो तेरी पूरी जिंदगी संवर जाएगी। तू अपने छोटे भाई को भी अच्छे से पढ़ा लिखा पाएगी। मैं आज हूँ कल नहीं, लेकिन मेरे जाने के बाद तुझे ही अपने भाई का ख्याल रखना है, ये बात समझ ले। इतनी ज्यादा गरीबी और अपनी माँ की मजबूरी देख जानवी कुछ नहीं बोलती और इस शादी के लिए हाँ कर देती है। धीरे धीरे समय बीतता है और जानवी की शादी विशाल से हो जाती है। शादी के बाद जानवी अपने ससुराल पहुंचती है तो वहां का नजारा देखकर उसके होश उड़ जाते हैं। उसने आज से पहले ऐसा कभी कुछ नहीं देखा था। हे भगवान, ये क्या चक्कर है? यहाँ जितनी भी औरतें खड़ी हैं उन सब ने सफेद रंग के कपड़े क्यों पहने हैं? सिर्फ औरतें ही नहीं, यहाँ के मर्द भी सफेद कपड़ों में घूम रहे। आखिर बात क्या है? जानवी के मन में ये सारी बातें चल रही होती हैं कि तभी विशाल पीछे से जानवी के कंधे पर हाथ रखता है और जानवी भी विशाल के साथ जैसे ही घर के अंदर कदम रखती है उसे अजीब सा डर लगने लगता है। घर बहुत ही आलीशान था पर वहां बहुत ज्यादा शांति थी। वो शांति इतनी थी कि जानवी को घबराहट होने लगती है। तभी उसकी सास, जिसका नाम सावित्री होता है, उसके पास आती है। सावित्री ने भी सिर से पैरों तक सफेद साड़ी पहनी हुई थी। आ गई तुम जानवी। देखो बहू, अब यही तुम्हारा घर है। यहाँ की कुछ कायदे कानून थोड़े अलग हैं, पर धीरे धीरे तुम्हें सब समझ आ जाएगा। जाओ, जाकर अपने कमरे में आराम करो। जी माँ जी, पर मैं एक बात पूछना चाहती हूँ। यहाँ घर में सबने सफेद कपड़े क्यों पहन रखे हैं? क्या कोई दुख की बात हुई है? नहीं नहीं, कोई दुख की बात नहीं है। ये हमारे घर की पुरानी रीत है। हमारे परिवार में सब सफेद ही कपड़े पहनते हैं, क्योंकि ये हमारे देवता का नियम है। इस घर की चौखट के अंदर कदम रखते ही सबको रंगीन कपड़े छोड़ने पड़ते हैं। अब तुम भी जाओ, तुम्हारे बिस्तर पर सफेद साड़ी रखी है, उसे ही पहन लो। जानवी को अपनी सास की बात समझ नहीं आती, पर कहीं न कहीं जानवी के मन में एक डर बैठा हुआ था, जिसके बाद जानवी डरते डरते अपने कमरे में चली जाती है। थोड़ी देर बाद विशाल भी अपने कमरे में जाता है। उसने भी सफेद कुर्ता पहना हुआ है। विशाल बहुत ही चुपचाप रहने वाला आदमी है और जानवी की तरफ देखता भी नहीं, जिसे देख जानवी एक लंबी सांस लेती है और विशाल से बात करने की कोशिश करती है। अब विशाल जी, क्या आप मुझे बताएंगे कि इस घर में सब सफेद कपड़े पहनकर क्यों घूम रहे हैं? मुझे ये सब बहुत अजीब लग रहा है। जानवी, यहाँ रहना है तो सवाल करना बंद कर दो। जैसा माँ कहती है बस वैसा ही करो। तुम यहाँ रानी बनकर रहोगी, बस नियम मत तोड़ना। अब सो जाओ, सुबह जल्दी काम पर लगना है। विशाल की ऐसी बातें सुनकर जानवी को बहुत अजीब लगता है, क्योंकि कहीं न कहीं विशाल की ऐसी बातों ने जानवी की रातों की नींद उड़ा दी थी। उसे रात में बिल्कुल नींद नहीं आती। उसे ऐसा लगता है कि कोई बाहर गलियारे में धीरे धीरे चल रहा है। वो हिम्मत करके दरवाजा खोलती है और बाहर झांकती है। वो देखती है कि घर की सारी औरतें हाथ में मोमबत्ती लेकर एक लाइन में खड़ी हैं और बहुत ही धीमी आवाज में कुछ गुनगुना रही हैं। जानवी की तो सिट्टी पिट्टी गुम हो जाती है और वो मन ही मन कहती है, ये कोई आम घर नहीं लग रहा। माँ ने तो कहा था कि मेरी किस्मत चमक जाएगी, पर यहाँ तो जान पर बनाई है। मुझे पता लगाना ही होगा कि इन सफेद कपड़ों के पीछे का असली खेल। अब अगले दिन सुबह जब जानवी रसोई में जाती है तो वो देखती है उसे वहां एक पुरानी नौकरानी मिलती है जो बहुत डरी सहमी सी लग रही थी। जानवी उसके पास जाती है और धीरे से पूछती है, काकी, आप मुझे सच सच बता दो, यहाँ क्या चक्कर है? क्या ये लोग कोई जादू टोना करते हैं क्या? बहू रानी, मुझसे कुछ मत पूछो। बस इतना जान लो कि जो भी इस घर का राज जानना चाहता है वो फिर कभी नजर नहीं आता। तुम बस चुपचाप रहो और भूलकर भी उस पिछले वाले बंद कमरे की तरफ मत जाना। नौकरानी की ऐसी बातें सुनकर अब जानवी पक्का समझ जाती है कि कुछ तो बहुत बड़ी गड़बड़ है। उसे लगता है कि विशाल के घर वालों ने उससे शादी बस इसलिए की है क्योंकि वो गरीब है और उसके घर को कोई देखने वाला नहीं है। लेकिन फिर भी जानवी अपना मन बनाती है कि वो अपने ससुराल के पीछे का सच जानकर ही रहेगी। नहीं, मैं इतनी आसानी से हार नहीं मानूंगी। अगर मुझे अपने भाई और माँ के लिए जीना है तो मुझे यहाँ से निकलना होगा।
मैं इस सफेद दुनिया का काला सच सबके सामने लाकर रहूंगी। इतना बोलकर अब जानवी अपने बाकी के काम में व्यस्त हो जाती है और देखते ही देखते पूरा दिन गुजर जाता है और रात के ठीक 12 बजते ही जानवी चुपके से उस कमरे की तरफ जाती है जिसके लिए नौकरानी ने उसे मना किया था। जैसे ही वो कमरे का दरवाजा खोलती है, उसकी चीख निकलते निकलते बजती है। कमरे के अंदर जानवी की एक बहुत बड़ी फोटो लगी हुई है और उस फोटो पर सफेद फूलों की माला चढ़ी हुई है। ये क्या? यहाँ मेरे फोटो पहले से कैसे लगी है? मेरी शादी तो कल ही हुई है। क्योंकि तुम्हारा यहाँ आना बहुत पहले से तय था जानवी। हमें एक ऐसी लड़की चाहिए थी जिसका जन्म पूर्णिमा की रात को हुआ हो, और तुम वही लड़की हो। तुम लोग पागल हो गए हो। मुझे यहाँ नहीं रहना, मैं जा रही हूँ। अब तुम कहीं नहीं जा सकती। देखो, पूर्णिमा का चांद निकल गया है और अब रस्म शुरू होगी। जानवी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसे नहीं पता था कि आखिर ये हो क्या रहा है, इसलिए जानवी भागने की कोशिश करती है, पर सावित्री और बाकी औरतें उसे घेर लेती हैं। तभी जानवी को अपनी माँ की बात याद आती है कि उसे अपने भाई का ध्यान रखना है। वो अपनी पूरी ताकत लगाती है और वहीं पास में जल रही आग उठा लेती है। तुम लोगों को सफेद रंग और शांति बहुत पसंद है ना? अब देखो ये आग कैसे सब कुछ जलाती है। जानवी घर के पर्दों में आग लगा देती है। आग को देखकर वे सब लोग पीछे हट जाते हैं क्योंकि वो आग से बहुत डरते थे। जानवी इसी मौके का फायदा उठाती है और घर से बाहर की तरफ भागती है। वो भागते भागते सीधी पुलिस स्टेशन पर पहुंचती है और पूरी बात बताती है। जब पुलिस उस हवेली पर पहुंचती है तो वहां का नजारा देखकर सब हैरान रह जाते हैं। वो आलीशान हवेली अब एक खंडहर बन चुकी थी, जैसे वहां बरसों से कोई रहा ही ना हो। जमीन पर बस कुछ सफेद कपड़े बिखरे पड़े थे। जानवी समझ जाती है कि वो किसी इंसान के साथ नहीं बल्कि रूहों के साथ रह रही थी। माँ आपने सही कहा था, गरीबी बुरी है पर ऐसी डरावनी अमीरी से तो मौत अच्छी है। मुझे माफ कर दे जानवी, मैंने तुझे खतरे में डाल दिया। नहीं माँ, जो हुआ सो हुआ। अब हम अपनी मेहनत की रोटी खाएंगे और सर उठाकर जिएंगे। पर हाँ, आप मुझसे वादा कीजिए कि आप मुझे कभी भी शादी के लिए अब फोर्स नहीं करेंगी, क्योंकि अब मैं कभी शादी करूंगी ही नहीं। उसकी बातें सुनकर शांति अपना सर हाँ में हिलाती है और इस तरह अब जानवी वापस अपने छोटे से घर आ जाती है। वो बाहर जाकर अच्छा खासा कमाने लगती है और अपने परिवार के साथ साथ सब कुछ देखने लगती है। उसने ये सबक सीख लिया था कि जो दिखता है वो हमेशा सच नहीं होता और हर सफेद कपड़े पहनने वाला नेक नहीं होता।